हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है डीएनएस के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आपको जिस वीडियो का इंतज़ार है मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए। जो वीडियो को आपने प्यार दिया है प्रीवियस वीडियो को, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अगर आपने 5 वीडियो पहले भी इससे मैंने डाउनलोड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं, आप उसको चाहें तो जाकर देख सकते हैं। सेट नंबर 6 ये है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों मैं करा रहा हूँ आपको। सीयूईटी के पिछले साल में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो मैं करा रहा हूँ आपके लिए, जो कि आपके आने वाले सीयूईटी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट साबित होने वाले हैं। क्योंकि कहते हैं कि कोई चोट लगता है तो एक्सरे करते हैं और फिर पता चलता है कि हड्डी टूटी हुई है तो उसका इलाज करते हैं, वहाँ प्लास्टर लगाते हैं, पीओपी लगाते हैं। तो उसी तरह से अगर हमें कोई एग्ज़ाम को बीट करना है, क्रैक करना है, तो उसके लिए हम उसका एक्सरे पहले करते हैं, और एक्सरे हम करते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से। दोस्तों, तो मैं लेकर आ चुका हूं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए, मैं और आपको बता दूं कि अलग अलग सेट में अलग अलग क्वेश्चन की वैरायटी है। मतलब कहने का ये है कि कुछ ऐसे सेट हैं जिसमें मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए हैं, लेकिन कुछ ऐसे सेट हैं जिसमें जीके और जीएस और जनरल अवेयरनेस के ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ये वाला जो सेट है, इसमें कुछ आपके बेहतर क्वेश्चन है। आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन पे, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि आपका एक एक मिनट बहुत कीमती है। तो पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, ये 6 नंबर सेट है। 5 सेट मैंने पहले ही करा दिया है, एक बार आप जाकर उसको चेकआउट कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट में पड़ा होगा। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। और आपके स्क्रीन पर पहला ही क्वेश्चन आ चुका है। देखिए, ये बिल्कुल जो एनटीए ने जनरल टेस्ट का पेपर कराया था, उसी का मैंने एकदम हूबहू, देखिए, पेपर निकाल कर लाया हूं मैं। यहाँ पर आप देख लीजिए, सब कुछ आपको क्वेश्चन आईडी और सेक्शन दिख रहा होगा, जनरल टेस्ट, और क्वेश्चन भी आपको क्लियरली दिखा होगा, और आंसर गिवन बाय कैंडिडेट ये भी दिख रहा होगा आपको, है ना। ये एकदम ऑथेंटिकेट पेपर है, बिल्कुल शानदार ज़बरदस्त पेपर मैं लेकर आया हूँ आपके लिए। तो दोस्तों देखिए, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। क्वेश्चन में बाइलिंगुअल आपको समझा देता हूं दोनों, ताकि आपको आसानी से समझ में आए। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना, ताकि आपको एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग बन पाए। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा है, एक बार ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन में पूछा है कि ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है। ए अर्न्स 25% मोर देन बी, है ना। फिर उसके के बाद क्या पूछा है, तो बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। एक बात ध्यान रखिएगा, ऐसे क्वेश्चन में कभी भी पहला अगर वाक्य में ज़्यादा पूछा है ना, तो सेकंड वाले में हमेशा कम ही पूछेगा। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा। यहाँ पर कम है तो यहाँ पर ज़्यादा होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए मिनटों में आप करेंगे, सेकेंडों में करेंगे। कैसे, यहाँ देखिए, यहाँ पहले ध्यान देना है परसेंटेज को। जो परसेंटेज 25% लिखा है, यहाँ उसको लिख लीजिए। कितना परसेंट लिखा है, 25%। 25% को हम क्या लिखते हैं, 25% को हम लिखते हैं 1/4। क्या लिखते हैं, 1/4। थोड़ा मैं बड़ा लिख देता हूं ताकि आपको एकदम विजिबल हो अच्छे से। 1/4 कहते हैं, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं कि ए बी से 25% ज़्यादा कमाता है। अच्छा, जब ज़्यादा कमाता है तो अगर मैं मान लूं बी की, देखिए बी से, जो ए है बी से 25% ज़्यादा कमाता है, यानी अगर मैं कहूं कि बी, अगर देखिए, अगर मैं कहूं कि बी अगर 4 रुपया कमा रहा होगा, तो ए उससे 1 रुपया ज़्यादा, ए उससे कितना, 25% ज़्यादा। अच्छा, 4 का 25% कितना होगा, 1 रुपया होगा। 4 का 25% निकालेंगे तो 1 रुपया होगा। यानी अगर बी 4 रुपया कमा रहा होगा तो ए उससे 25% ज़्यादा, यानी 1 ज़्यादा कितना कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा। कमा रहा होगा कि नहीं कमा रहा होगा, ए कितना कमा रहा होगा, 5 कमा रहा होगा। यही तो पूछा गया है। अब आपसे पूछा क्या है कि बी ए से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो बस कुछ भी नहीं करना, जो आपकी ए की वैल्यू आई है ना, वो क्या करिए, वो आप नीचे रख दीजिए, है ना। और 1 जो है वैल्यू, उसको ऊपर रख दीजिए, और उसके बाद 1/5 गुणे 100 कर दीजिए। 5 से कर देंगे 20 बार में, यानी कितना आ जाएगा, 20% हमारा आंसर आ जाएगा। कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन कौन से है, देख लीजिए ऑप्शन कौन से में है। ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं ना, तो फिर पता है कैसे करेंगे, एक और तरीका है इसको करने का। कुछ भी नहीं करना है, बस 25% ज़्यादा है ना, तो कुछ मत करिए। 25% को कितना लिखते हैं, 1/4। और ज़्यादा बोला है तो ऊपर वाला जो 1 है वो जोड़ करके नीचे कर दीजिए उसको, यानी 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 5। 5 नीचे रख दीजिए, और 1 ऊपर है तो ऊपर ही रहने दीजिए। 1/5 कितना होता है, 20% होता है। आप जानते हैं फ्रैक्शन वैल्यू जो होता है 1/5 का, वो 20% में होता है 1/5 की वैल्यू। तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20%। बस आगे देखना भी नहीं है कि क्या पूछा है, आगे देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है।
चलिए आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का सेकंड क्वेश्चन ये लीजिए, अगला आपके सामने, अगला ये दूसरा क्वेश्चन है आज का, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन क्या दिया है, एक कारखाना प्रति सेकंड लगभग 0.125 मीटर कपड़ा बनाता है, यानी एक सेकंड में, देखिए प्रति सेकंड यानी एक सेकंड में 0.125 मीटर कपड़ा बनाता है, तो 25 मीटर कपड़ा बुनने में उसे कितने सेकंड लगेंगे। तो भाई कितना मीटर कपड़ा उसको बुनना है, 25 मीटर, कितना 25 मीटर, और एक सेकंड में कितना बुन रहा है, एक सेकंड में बुन रहा है 0.125, है ना, यही तो बुन रहा है। तो अगर हम 25, देखिए इतना बुन रहा है कितने में, एक सेकंड में, है ना, तो अगर हमें 25 बुनना है तो हम क्या करेंगे, इससे अगर डिवाइड कर देते हैं 25 में, तो हमें टाइम पता चल जाएगा कि 25 मीटर उसको बुनने में कुल कितना समय लगेगा। अगर एक सेकंड में 0.125 मीटर बुन रहा है, तो कुछ नहीं करेंगे, पॉइंट को यहाँ से हटा देंगे, यहाँ से अगर पॉइंट को हटा देंगे तो 3 डिजिट के बाद पॉइंट लगा था, तो या 3 जीरो हो जाएगा, हटाएंगे तो 3 जीरो हो जाएगा। 25 से काट दीजिए, 25 5 125, 25 से इसको काटेंगे एक बार में, 25 से कम 25, 1 2 3 जीरो, 1 2 3 जीरो, यानी ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर 1000 आएगा। फिर 5 से काटेंगे कितने को, 1000 को, कितने बार में कटेगा, 200 बार में कटेगा, यानी 200 सेकंड, क्योंकि सेकंड है तो सेकंड ही आंसर आएगा, और सेकंड अगर आंसर में दिया है तो हमारा 200 आंसर करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, हाँ ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन आपके जनरल टेस्ट में पूछा गया था। चलिए आप सेकंड के बाद थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन आप देख लीजिए अच्छे से, पीसी कल्चर का अध्ययन क्या कहलाता है। पीसी कल्चर, एक बार ध्यान से देखिए। तो क्वेश्चन आपके सामने है पीसी कल्चर। आप जानते हैं पीसी कल्चर जो होता है, पीसी कल्चर वो फिश के यानी मछलियों के पालन को कहते हैं, यानी फिश यानी मछली पालन को कहते हैं। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर मिट्टी की बात करें तो पेडोलॉजी क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी, मिट्टी के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी बोलते हैं। सब्जी के, ध्यान रखेंगे, सब्जी को क्या बोलते हैं, ओलेरी कल्चर, क्या, सब्जी के उत्पादन को ओलेरी कल्चर बोलते हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। और विषाणु को क्या बोलते हैं, आप जानते हैं विषाणु के वायरोलॉजी, स्टडी ऑफ वायरस क्या बोलते हैं, वायरोलॉजी। और ध्यान से समझेंगे वायरस की खोज किसने किया था, तो वायरस की खोज किया था, ध्यान रखेंगे, इवान वस्की ने। किसने किया था, इवान विस्की, हम विस्की कह देते हैं इसको, इवान विस्की। विस्की पीते पीते इसने क्या कर दिया था, वायरस की खोज कर दी थी। और ध्यान रखेंगे वायरस से होने वाले कुछ बीमारी की अगर बात करें तो वायरस से होने वाले कुछ बीमारी को बारे में यहाँ लिख देते हैं आपके सामने। देखिए वायरस से होता है आपका चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स जो है वो वायरस से होता है। स्मॉल पॉक्स ये भी किससे होता है, ये भी आपका वायरस से होता है। उसके बाद आपका पोलियो, पोलियो भी वायरस से होता है। डेंगू, जिसको डेंगू पढ़ते हैं, डेंगू ये भी किससे होता है, ये भी आपका वायरस से फैलने वाला डिजीज है डेंगू। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना, ये बात बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। और उसके साथ जॉइंटिस, ठीक है, हेपेटाइटिस बी भी कह देते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये सारे जो हैं वायरस यानी विषाणु से होने वाले रोग हैं। इसके साथ साथ आप जानते हैं AIDS एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम, और ये HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस से फैलता है, आप जानते ही होंगे। तो ये सारे रोग जो हैं वो वायरस से फैलते हैं। उम्मीद है आपको इतनी बातें समझ में आ गई होगी। अगर समझ में आ गई है तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन आ चुका है जो कि क्वेश्चन ID 65/22/165 है, और इसमें पूछा है कि रिलेशन शो किया है। बड़े ध्यान से देखेंगे पहले क्वेश्चन को। तो अगर क्वेश्चन को ध्यान से हम देखते हैं तो यहाँ पर बड़े ध्यान से इसको नोटिस करिएगा, क्योंकि बड़ा ही दिमाग से क्वेश्चन ये बनाया गया है। ये एनालॉजी का क्वेश्चन बनाया गया है, रिलेशन को शो किया गया है। यहाँ प्राकृतिक यानी नेचुरल का संबंध जो है वो कृत्रिम यानी सिंथेटिक से किया गया है। समझिएगा, यहाँ पे इन्होंने नेचुरल का रिलेशन किससे कर दिया है, सिंथेटिक से कर दिया है।
सिंथेटिक से कर दिया है ना। तो अगर पूछा है कि कपास, मेरी बात को समझिएगा, अब इन्होंने पूछा है कि भाई ठीक है, तो कपास जो है, कपास यानी कॉटन का रिलेशन किससे किया जाएगा, यहां से इन्होंने क्वेश्चन मार्क कर दिया है। तो अगर हम यहां देखें, बड़े ध्यान से समझिएगा यहां से, है ना, तो यहाँ पे नेचुरल यानी ये जो कि प्राकृतिक है, इसका इन्होंने क्या कर दिया है, सिंथेटिक यानी कृत्रिम से ये इन्होंने कर दिया है तुलना। चलिए ठीक है, एक तरफ तो यहाँ पे प्राकृतिक है और एक तरफ यहाँ सिंथेटिक है, यानी मानव निर्मित चीजें हैं। यहाँ पर देखिए एक तरफ क्या है, कॉटन, ये है नेचुरल, ये है नेचुरल। कॉटन क्या है, एक रेशा है, एक फाइबर है जो कि कैसा है, नेचुरल है, ये नेचुरल है। अब अगर ये नेचुरल है तो ये वाला जो भी हमारा होगा यहाँ पर, ये हमेशा क्या होगा भाई, ये होगा मैन मेड, यानी मैन मेड यानी आर्टिफिशियल होगा। ये बात तो क्लियर हो गया ना, आर्टिफिशियल या सिंथेटिक फाइबर होगा जो भी होगा। ये नेचुरल दिया है तो इसका अपोजिट हमें यहाँ करना होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर अपोजिट इन्होंने किया है। देखिए नेचुरल का अपोजिट सिंथेटिक किया है, तो यहाँ भी कॉटन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉटन का अपोजिट हमारा हो जाएगा रेशम। ये भी हमारा नेचुरल है, जूट भी नेचुरल है, ऊन भी नेचुरल है, लेकिन नायलॉन जो है अपोजिट हो जाएगा। क्यों, क्योंकि नायलॉन इसका अपोजिट हो जाएगा कॉटन का। तो कॉटन का अपोजिट क्या हो जाएगा, नायलॉन हो जाएगा। आप जानते हैं नायलॉन दो शब्दों से मिलकर बना है, न्यूयॉर्क और लंदन, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये सबसे पहला एक केमिकल से मिला करके सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था। ये पहला सिंथेटिक फाइबर बनाया गया था ह्यूमन के द्वारा, इस बात को ध्यान रखेंगे। पहला सिंथेटिक फाइबर ये था, पूरे विश्व में बनाया जाने वाला सबसे पहला फाइबर था सिंथेटिक फाइबर। कब बनाया गया था, 1931 में, ठीक है ना। इस बात को ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोयले को मिलाकर बनाया गया था, कोयले को मिलाकर बनाया गया था। हवा, वायु का भी, विंड का भी, हवा क्या, एयर कह सकते हैं, एयर का यूज किया गया था इसमें, इसको मिला करके बनाया गया था। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए अब देखिए रीजनिंग का अगला क्वेश्चन आ चुका है और ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। आपको देखिए बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा। ये क्वेश्चन मार्क आपको दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन मार्क में क्या आएगा। पहले कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं, जैसे यहाँ 0 दिया गया है, यहाँ 64 दिया गया है, यहाँ 27 दिया गया है। उसके बाद जिस मेथड से यहाँ 0 आया है, जिस मेथड से यहाँ 64 आया है, जिस मेथड से यहाँ 27 आया है, उसी तरह यहाँ भी क्वेश्चन मार्क की जगह कोई नंबर आएगा दिए गए ऑप्शन में से। तो आपको पहले ध्यान से समझना है, उसके बाद आपको आंसर बताना है। अगर यहाँ पर पहले हम इसको करते हैं सॉल्व, 27 कैसे आया भाई देखते हैं। अगर 9 और 12 को हम देखें ध्यान से, अगर ऑब्जर्व करें अच्छे से एकदम माइंडली, तो 9 और 12 का जो डिफरेंस आता है वो कितना है, 3। कितना है, 3। और 3 का अगर हम क्यूब कर देते हैं तो हमें मिल जाता है क्या, 27। क्या मिल जाता है कि नहीं मिल जाता है, पहले बताइए ध्यान से। 9 और 12 का डिफरेंस कितना है, 3, और 3 का अगर क्यूब कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 27। सही है। 3 और 3 का डिफरेंस कितना है, 3 और 3 का डिफरेंस है 0। 0 का क्यूब करेंगे तो 0 ही मिलेगा। चलिए सही है। 8 और 4 का जो डिफरेंस है वो है कितना, 4। 8 और 4 का डिफरेंस कितना है, 8 और 4 का डिफरेंस है 4। 4 का क्यूब करते हैं तो कितना होगा, 64। बिल्कुल सही है। इसी तरह हम इस पे भी डिफरेंस करते हैं। 9 और 3 का डिफरेंस कितना होगा, 9 और 3 का डिफरेंस होगा 6। 6 का क्यूब करेंगे तो क्या होता है, 6 का क्यूब 216 होता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, कहीं है ऑप्शन में, हाँ बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए, ये है दिए गए विकल्पों में से 3 में समानताएं हैं, विषम विकल्प छाटिए। यानी इसमें से ऑड वन आउट करना है। क्या करना है, ऑड वन आउट करना है। यानी किसी न किसी तरीके से 3 ऑप्शन ऐसे हैं जो एक दूसरे से मैच करते हैं, लेकिन एक ऑप्शन इसमें से ऐसा दिया होगा जो चारों में से अलग होगा, उसको आपको छांटना है। तो चलिए आइए देखते हैं। पहला है यूरोप, दूसरा है साउथ अमेरिका, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया, चौथा है जापान। तो अगर यूरोप की बात करें तो ये भी एक कॉन्टिनेंट है। क्या है, एक कॉन्टिनेंट है, यानी महाद्वीप है। दक्षिण अमेरिका भी एक क्या है, कॉन्टिनेंट है, एक महाद्वीप है। चलिए सही है। ऑस्ट्रेलिया भी क्या है, एक महाद्वीप भी है और एक कंट्री भी है। तो हम महाद्वीप करेंगे प्रेफर, क्योंकि तीनों महाद्वीप हो गए। जापान जो है वो सबसे अलग होगा, ऑड वन आउट होगा। क्यों, क्योंकि जापान एक कंट्री है न कि कॉन्टिनेंट। ठीक है, तो जापान एक क्या है, कंट्री है जिसका कैपिटल टोक्यो है, ये तो पता ही होगा, और करेंसी येन है यहाँ की।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। आंसर हो जाएगा आपका जापान। अब ये देखिए बहुत ही शानदार जबरदस्त क्वेश्चन है, बहुत ही बेहतरीन। एक बार अच्छे से देख लीजिए क्वेश्चन को, फिर आंसर देने की कोशिश करेंगे। एक बार अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए, जल्दबाजी में गलत मत करिएगा। एक बार देख लीजिए अच्छे से क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन आ चुका है सामने और ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखेंगे। पहले देखिए, पहले खाने में देखेंगे तो एक है, एक गोला है। दूसरे खाने में देखेंगे तो कितना गोला है, 4 गोला है ना। ऊपर लिख देता हूँ, पहले में कितना है, 1 है। दूसरे में कितना है, 4 है। तीसरे में कितना है भाई, 4 2 6 है। और इसमें कितना है, 4 4 8 1 9 है। उसके बाद इसमें कितना है, 8 3 11 है। अब आगे पूछा है क्या होगा, ये पूछा है हमसे। तो अगर हम यहाँ पे देखें क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है, देखिए पहले में कितना जुड़ा है, पहले में देखें तो 3 जुड़ा है, प्लस हुआ है। दूसरे में देखें तो कितना जुड़ा है, दूसरे में 2 जुड़ा है। तीसरे में देखें तो कितना जुड़ा है, तीसरे में 3 जुड़ा है। चौथे में जुड़े देखें तो कितना जुड़ा है, 2 जुड़ा है। इसका मतलब अगर हम ध्यान से देखें तो पैटर्न ये फॉलो हो रहा है कि पहले में 3 जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में 3 जुड़ा, फिर चौथे में 2 जुड़ा। अब पांचवें में क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। क्यों, क्योंकि पहले 3 जुड़ा। ध्यान से, एक सेकेंड। अब देखिए यहां पर ध्यान से देखिएगा, यहां पे मैंने क्या बताया, पहले में 3 जुड़ा, दूसरे में 2 जुड़ा, तीसरे में फिर 3 जुड़ा, चौथे में फिर 2 जुड़ा। इसका मतलब पैटर्न फॉलो क्या हो रहा है, देखिएगा ध्यान से, पैटर्न क्या फॉलो हो रहा है, पहले में 3 जुड़ा, दूसरे में 2, फिर 3, फिर 2, अब फिर क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। क्या जुड़ेगा, 3 जुड़ेगा। तो अगले वाले में हम क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, 3 जोड़ेंगे। और 11 है, 11 में 3 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 14 होगा। और 14 गोला कौन से ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। तो 14 गोला अगर ध्यान दें तो यहाँ तो 8 है, ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ 3 3 6 6 12 है, ये भी कैंसिल नहीं होगा आंसर। और यहाँ देखें तो 6 4 4 8 8 4 12 3 15 है, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर यही होगा, यही बचा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। देख लेते हैं, 4 4 8 8 4 12 2 14, बिल्कुल 14 होना था, 14 हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये देखिए ए सी दिया है, यहाँ बी है। ठीक है, ए बी सी डी ऐसे दिया है। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पर। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आ चुका है, और वो क्वेश्चन क्या है, ये भी एक आपके सामने दृश्य का क्वेश्चन है। मतलब आपको कह सकते हैं कि यहाँ पर कुछ एम्बेडेड फिगर वाला क्वेश्चन है। कुछ फिगर आपको दिए गए हैं, यहाँ पर आपको उसमें देखकर बताना है कि क्या डिफरेंस इसमें आया है। देखिए इमेज का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है। पहले में एक डंडा दिया है, यहाँ ध्यान दीजिए, एक डंडा दिया है ना, एक डंडा दिया है। और फिर यहाँ पर 2 डंडा हो रहा है। पहले एक डंडा हुआ, फिर 2 डंडा हुआ। अब यहाँ पर देखें तो 3 डंडा हुआ, एक डंडा, 2 डंडा, फिर 3 डंडा। अब देखिए 1 2 3 4, 4 डंडा। अब देखें तो 1 2 3 और 4 और 1 5, 5 डंडा। इसका मतलब अब इस वाले में 6 डंडा होगा, क्योंकि देखिए 1 2 3 4 5, अब यहाँ पे 6 होगा। अब 6 जाहिर सी बात जब होगा तो ऐसे वाले में कौन कितने डंडे थे, 2 और 2 4 थे। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ 4 अगर थे तो 4 4 8 हो गया। यहाँ पे देखिए ये वाला तो होगा नहीं, ये वाला ऐसे ही काट दीजिए, एलिमिनेट करिए। क्यों, क्योंकि 1 2 3 4 5, अब 6 होगा, यहाँ पे 8 हो गया, ये तो होगा नहीं, है ना। और यहाँ पर भी देखिए 4 4 1 5 6 7, यहाँ पे 7 हो गया, ये भी नहीं होगा आंसर, है ना। क्यों, क्योंकि 6 होगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 और उसके बाद एक 6 होगा। यहाँ पे क्या आएगा, 6 आएगा, मतलब 6 लाइन वाला कोई भी नंबर आएगा। तो 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। अब या तो ये आंसर होगा या तो ये होगा। ये देखिए 1 2 3 4 6, हाँ ये भी सही है। 1 2 3 4 6, हाँ ये भी सही है। या तो आंसर ये होगा या तो ये होगा, लेकिन इसमें भी हमें तय करना होगा। अब इसमें कैसे तय करेंगे, ध्यान से देखिए। हम देखें कि पहले वाले लाइन के बाद जो इन्होंने बनाया है वो तुरंत प्लस बना दिया है। यानी जब 2 लाइन आ रहे हैं तो ये एक ऐसे कर दे रहे हैं सीधा और एक इस तरह कर दे रहे हैं, यानी डॉक्टर वाला चिन्ह बना दे रहे हैं। तो हमें क्या करना है, जैसे ही हम ये वाला चिन्ह बना देते हैं, जैसे कि ये वाला चिन्ह बन के तैयार हो जाता है, तो जो
एक लाइन के बाद जो आएगा वो पट लाइन आएगा, इस तरह से लाइन आएगी, यानी इस तरह तो हो चुका है, अब इसके ऊपर ऐसे चलेगा, तो ये तो बना ही रहेगा, उसके बाद एक लाइन ये वाली बढ़ जाएगी और ये वाली बढ़ेगी, तो आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि दो ऐसे ऐसे नहीं होगी, एक ऐसे होगा अगला ऐसे आएगा, क्योंकि देखिए इस वाले के बाद ऐसे आया है ना, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसमें क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर भी एक फिगर का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर देखिए एक पत्ती बनी हुई है, भाई पेड़ की पत्ती बहुत अच्छी अच्छी बनी है, ध्यान दीजिए। यहाँ पर एक सादी पत्ती बनी हुई है, फिर यहाँ पर एक के बाद कितना हो गया? एक पत्ती है, फिर यहाँ 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 1 2 3 4 5, फिर यहाँ 6 आएगा, है ना। अब 6 है तो ये तो गया भाई, 2 2 4 1 5 ये भी गया। अब देखिए 6 होगा, 3 3 6, 3 3 6। अब देखिए इसमें आंसर फंसा है। अब देखिए हमें देखना पड़ेगा अगला में क्या है। अगर हम देखें तो एक के बाद 2 हुआ जब, तो दूसरे में देखिए शेड आ गया है हल्का सा, दूसरे वाले पत्ते में शेड आ गया, तीसरे वाले में नहीं आया, चौथे वाले में फिर आ गया, पांचवें वाले में नहीं आया, छठवें वाले में फिर आया। मतलब छठवें वाले पत्ते में हमें शेड ढूंढना है। क्या ढूंढना है? शेड ढूंढना है, हल्का शेड आएगा। तो छठवें वाले पत्ते में खाली शेड कहाँ है? छठवें वाले पत्ते में 1 2 3 4 5 6, यही हमारा आंसर होगा, क्योंकि छठवें वाले पत्ते में हमें क्या करना है? शेड लाना है। छठवें वाले पत्ते में क्या लाना है? शेड लाना है, तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि पहले के बाद यहाँ दूसरे पे शेड है, तीसरे के बाद चौथे पे शेड है, ऐसा नहीं, क्योंकि देखिए पूरा गायब हो जा रहा है। गायब होने के बाद एक शेड, सिर्फ एक शेड आ रहा है। देखिए ये पूरा गायब है ना, इसमें कोई शेड नहीं है, तो अगले में एक शेड आएगा खाली, ये 3 शेड दिया हुआ है, ठीक है। तो बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्राइंगल आपको बताना है कि कुल कितने ट्राइंगल इसमें हैं। तो अगर ध्यान दें तो ये देखिए, ध्यान से देखिएगा, एक ट्राइंगल तो ये हो गया, एक है ना, क्लियर है कि नहीं क्लियर है। दूसरा ट्राइंगल ये हो गया, 2 हो गए, और एक बड़े वाला ट्राइंगल हो गया। टोटल कितने हो गए? 3। अब आगे देखिए, एक ये हो गया, एक ये हो गया, 2 है ना, फिर एक पूरा वाला हो गया, क्या? ये वाला 3, यानी 3 और 3 कितने हो गए? 6 टोटल हो गए। टोटल कितने हो गए? टोटल 6 हो गए। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। टोटल कितने हो गए? 6, क्योंकि ये देखिए ये जो है ऐसे ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है ना, ये ट्राइंगल नहीं बना रहा है। इस तरह भी देखेंगे तो ये भी ट्राइंगल ये नहीं बना रहा है, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना होगा? 6 इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़िए, अगले क्वेश्चन की ओर देखिए बड़े ध्यान से। हाँ, ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। P इज क्यूज ब्रदर। अब देखिए P इज क्यूज ब्रदर, यानी P जो है वो भाई है किसका? Q का। अब हमें देखिए P का जेंडर तो पता है, हम फीमेल को सर्कल में रखते हैं और रेक्टेंगल में किसको रखते हैं? रेक्टेंगल में हम मेल को रखते हैं। रेक्टेंगल में हम किसको रखते हैं? मेल को रखते हैं। और फीमेल को किस में रखते हैं? सर्कल के अंदर। तो हमें P का पता चल चुका है कि P जो है वो Q का क्या है? भाई है। तो भाई भाई है तो फिर मेल के अंदर रख लिया मैंने। अब जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम बनाते जा रहे हैं। R इज क्यूज फादर। R जो है वो Q का फादर है, यानी R जो है वो Q का क्या है? पिता है। एक ऊपर चला जाएगा क्योंकि एक जनरेशन ऊपर जाएगा पिता है, तो R जो है वो क्या है? पिता है। किसका? R इज क्यूज फादर, Q का पिता है। चलिए सही है। S इज क्यूज मदर। S जो है वो Q की माँ है, यानी S जो है वो Q की क्या है? माँ है, यानी ये दोनों आपस में पति पत्नी है। चलिए बात क्लियर है। T इज S ब्रदर। T जो है वो S का भाई है, यानी T जो है वो क्या है? भाई है। किसका? S का। यानी ये R जो है R ये क्या हुआ? साला हुआ R का, ठीक है। चलिए देन हाउ इज P रिलेटेड टू T। तो P जो है P का रिलेशन कैसा है? किससे? T से। भाई T जाहिर सी बात है, समझिएगा ध्यान से। P का रिलेशन, यहां पे ध्यान दीजिए, ये वाला लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है। देन हाउ इज P रिलेटेड टू P, यानी P का रिलेशन, P क्या है? T का। देखिए यही कभी कभी गलती होती है, हमें बताना थी इसका, बता देंगे T का, यही गड़बड़ी होता है। लेकिन पूछा है देन हाउ इज P रिलेटेड टू T, तो P का हमें बताना है कि P क्या लगेगा? किसका? T का। तो P क्या लगेगा भाई? भाई मामा है ये, मामा हुआ कि नहीं हुआ? हाँ मामा हुआ। तो मामा हुआ तो भाई P क्या लगेगा? P भाई नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा। क्या लगेगा? नेफ्यू लगेगा। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ठीक है।
चलिएगा, कजिन तो होगा नहीं, अंकल भी नहीं होगा, ब्रदर इन लॉ भी नहीं होगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, नेफ्यू होगा, भतीजा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मामा भतीजा वाला बात आ गया। अब देखिए कंप्लीट द सीरीज, अब यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो जब बड़ा नंबर देना तो पीछे से आ जाइए, आगे से मत जाइए। क्यों? क्योंकि आपको दिक्कत होगा फिर। अगर इधर से ध्यान दें हम तो 4 से 8 हुआ यानी 2 का गुणा हुआ, फिर 8 से क्या हुआ 24 हो गया यानी 3 का गुणा हो गया, फिर 24 से कितना हुआ 96 हो गया 96 यानी 4 का गुणा हुआ। इसका मतलब ये है, इसका मतलब कुछ बातें इस तरह बन रही है कि भाई 4 का गुणा किस में किया, 4 का गुणा भाई 2 में कर दिया तो 8 हो गया, फिर 3 का गुणा किया 8 3 के 24, 24 में 4 का गुणा किया कितना हो गया 96, और 96 में आप 5 का गुणा करेगा तो वही हमारा आंसर आएगा, क्योंकि यही तो पूछा है। देखिए यहाँ पर तो 5 6 के 30, 5 9 45, 45 और 3 48, 480। करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए अब देखिए अगला फिर से क्वेश्चन आ चुका है, और इस क्वेश्चन का आंसर मैं उम्मीद करता हूं कि आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। आसान क्वेश्चन है, अब मैं देखना चाहता हूं लेकिन सोच रहा हूं मैं कराई दूं। चलिए कराई देता हूं। यहाँ देखिए आपसे पहले दिया है 6, फिर क्या दिया है, फिर दिया है 24। एक क्वेश्चन तो दूंगा लेकिन अगला हो सकता है दूं। फिर 60 है, फिर उसके बाद 120 है, फिर उसके बाद क्या है वो 210। ओ माय गॉड क्या हो रहा है ये, हाँ 120 है, फिर उसके बाद 210 है। ठीक है, ध्यान से समझिए। फिर पूछा है अगला नंबर क्या होगा। तो अगर थोड़ा सा ऑब्जर्व करें इस चीज पर कि यहाँ पर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि यहाँ 6 जो है वो 2 के क्यूब के नज़दीक है, 24 3 के क्यूब के नज़दीक है, ये 4 के, ये 5 के, ये 6 के। यानी अगर यहाँ पे हम देखें तो 2 का क्यूब और -2 अगर कर दें तो 2 का क्यूब 8 होता है, -2 करें तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, बिल्कुल 6 है। इसी तरह यहाँ 3 का क्यूब कर दें और -3 कर दें तो कितना हो जाएगा 24 मिलेगा हमें, कहेंगे हाँ सर। तो 2 का क्यूब -2, 3 का क्यूब -3, 4 का क्यूब -4, देखिए 4 का क्यूब करेंगे 64 होगा, 4 का क्यूब -4 और बिल्कुल यही मिलेगा हमें। तो उसी तरह 5 का क्यूब -5, 6 का क्यूब -6, अब हमें 7 का क्यूब, अगला जो नंबर होगा वो 7 का क्यूब -7 होगा, और वो होगा 7 का क्यूब 343 और -7 कितना हो जाएगा 7 में 3 4। अब बताइए कितना बचेगा, तो 3 माइनस हो जाएगा 3 और 336। करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अब भाई कैलेंडर का क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार जानदार जबरदस्त जिंदाबाद। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, पहले ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को पढ़ लीजिए 1 सेकंड के लिए, फिर आंसर देने की कोशिश करिएगा। देखिए अगर क्वेश्चन को हम ध्यान दें तो 2 चीजें इसमें जानना जरूरी है आपको, एक लीप ईयर, एक नॉन लीप ईयर। देखिए अगर मैं लीप ईयर की बात करूं तो कभी भी 1 साल का गैप आया, 1 साल का गैप आप लेंगे लीप ईयर में, 1 ईयर का गैप लेंगे तो बड़े ध्यान से समझिएगा, अगर लीप ईयर रहेगा और 1 साल का गैप लेंगे तो हमेशा 2 उसमें ऐड हो जाएगा, 2 का डिफरेंस आएगा, हमेशा 2 दिन आगे चला जाएगा वो नंबर, है ना। और अगर नॉन लीप ईयर है, अच्छा लीप ईयर क्या होता है, जो 4 से कट जाए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 2024 है, एक लीप ईयर है क्योंकि लास्ट के 2 डिजिट 4 से कट जाएंगे, ठीक। नॉन लीप ईयर का मतलब जो 4 से ना कटे, तो उसमें जो गैप का बनेगा, 1 साल के गैप बनेगा, वो बनेगा 1 का। लेकिन शर्त क्या है, शर्त ये है, ये तभी गैप बनेगा जब फरवरी का महीना उसमें बीता हो, जब फरवरी का महीना उसमें बीता हो। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या बोला है भाई, बोला है कि जनवरी 31 2016 से अगर लेकर के देखा जाए और जनवरी 31 2023 में हमें देखा जाए तो बोला है कि अगर 31 जनवरी 2016 को संडे था तो बताना है कि 31 जनवरी 2023 को कौन सा दिन होगा। तो कोई बात नहीं, एक बात ध्यान से थोड़ा सा देखिए, इन्होंने कहा भाई 31 जनवरी सेम डे पूछा है तो इसलिए हमें आसान थोड़ा सा हो गया। 31 जनवरी 2016 को इन्होंने बताया कि भाई क्या है दिन, दिन है संडे,
क्या दिन है? संडे। बड़े ध्यान से समझिएगा। अब 2016, ठीक है, तो 2016 के बाद हम लोग देखेंगे 2016 से हमें जाना कितने पे है? 2023 पे। तो 2016 आएगा तो बीच में 2017 भी आएगा, 2018 भी आएगा, 2019 भी आएगा, 2020 भी आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? 2021 भी आएगा, 2022 भी आएगा। आएगा कि नहीं? लेकिन 2023 नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? अभी मैंने बताया ना कि फरवरी आना चाहिए। देखिए इस वाले में फरवरी आएगा क्योंकि जनवरी 31 से लेकर के हमें जनवरी 2023 तक जाना है, लेकिन 2023 वाले में फरवरी नहीं आएगा, इसलिए 2023 को नहीं काउंट करेंगे। अब मैंने कहा कि यहाँ पर तो ये पता ही है हमें, ये वाला तो पता ही है कि संडे है भाई, क्या 31 जनवरी 2016 को, है ना। तो 31 जनवरी 2016 को संडे है और यहाँ पे फरवरी 2016 में पड़ेगा। तो 2016 में फरवरी पड़ेगा तो ध्यान देंगे, बड़े ध्यान से समझिएगा। इसमें 2 हमें प्लस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि अभी मैंने बताया है कि 1 साल का गैप जब होता है और लीप ईयर होता है, ये लीप ईयर है देखिए, तो हमें क्या ऐड करना पड़ेगा? 2। इसमें भी क्या होगा? 2। इसमें भी कितना प्लस होगा? 2 प्लस होगा। इसमें भी कितना होगा? 2 होगा, ठीक है ना। सॉरी 2, एक सेकेंड। इसमें 2017 है तो 1 होगा ना, हाँ। इसमें 1 होगा, इसमें भी 1 होगा और इसमें 2 होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ लीप ईयर है। यहाँ पर 1 होगा और 2022 में भी 1 होगा। यानी अगर देखा जाए तो 2 और 1 3 4 5 5 2 7 8 9, यानी 9 दिन का गैप बनेगा। अगर 9 को हम और छोटा करना चाहें तो 7 से भागा दे करके 2 शेष बचेगा। कितना बचेगा? 2 हमारा रिमाइंडर बचेगा, शेष बचेगा। और जो 2 शेष बचा है हमें किस में जोड़ना होगा? जो हमारा दिया हुआ दिन है उसमें। संडे है ना, तो संडे में 2 प्लस कर दीजिए। संडे में क्या कर दीजिए? 2 प्लस कर दीजिए। तो संडे में 2 प्लस करेंगे तो क्या होगा? मंडे, और एक दिन और करेंगे तो क्या होगा? ट्यूसडे। तो डायरेक्ट लिख दीजिए क्या? ट्यूसडे, मंगलवार होगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। सेम डे पूछा है इसलिए कोई दिक्कत नहीं था। सेम डे नहीं भी पूछता तो इसी तरह आप करिएगा। लीप ईयर आएगा तो 2 साल प्लस करिएगा 1 साल का गैप होने पर, और नॉन लीप ईयर आएगा तो एक का प्लस कर दीजिएगा, 1 प्लस करिएगा, ठीक है। फरवरी आना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर, वैसे मैं कहूँ तो एक क्वेश्चन अगर देखें तो है क्या? हाँ, 2 क्वेश्चन है ना, तो इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। आसान क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में देंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, इस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में आप देंगे, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अगला देखिए, लास्ट क्वेश्चन है ये, और जो क्वेश्चन है देखिएगा ध्यान से। विभूति इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, she turns 45 degree in the anti-clockwise direction and then another 180 degree in the same direction and then 45 degrees in the clockwise direction। अब देखिए क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज होता क्या है, इसको जान लीजिए। देखिए क्लॉकवाइज का मतलब जो घड़ी की तरह घूमता है, देखिए इस तरह जब घूमेगा ना कोई चीज दिशा में तो ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन होता है। एंटी क्लॉकवाइज का मतलब इस तरह जो घूमता है उल्टा, ठीक है, घड़ी के उल्टे दिशा में घूमे तो वो एंटी क्लॉकवाइज होता है। चलिए आप थोड़ा समझिए। इन्होंने बोला है कि भाई विभूति जो है वो स्टैंडिंग ईस्ट, यानी अगर मैं 4 दिशा बना दूं आपके समझने के लिए, देखिएगा ध्यान से। विभूति जो है वो ईस्ट की तरफ खड़ा है। ईस्ट का मतलब यहाँ पे ईस्ट है और विभूति भाई यहीं पे खड़ा है। विभूति कहाँ खड़ा है? विभूति को डर नहीं लग रहा है, विभूति खड़ा है ईस्ट की तरफ, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। विभूति कहाँ खड़ा है? फेसिंग ईस्ट। चलिए ईस्ट की तरफ खड़ा है। अच्छा, फेसिंग ईस्ट, एक बात ध्यान रखिएगा, फेसिंग, एक सेकेंड, यहाँ पे देखिए फेसिंग ईस्ट यानी, एक सेकेंड, फेसिंग यानी फेस कर रहा है ईस्ट की तरफ, यानी खड़ा किधर है? इधर खड़ा है, वेस्ट की तरफ खड़ा है, यहाँ पर है ना, ईस्ट की तरफ फेस किया हुआ है। चलिए देखते हैं क्या होता है। सी टर्न्स 45 डिग्रीज इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, है ना, यानी क्या करता है? 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज। देखिए अगर यहाँ पर विभूति है, यहाँ पर देखिएगा तो वो 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज घूमता है। 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, अच्छा ये पूरा एक देखा जाए तो ये 90 होता है, और अगर हम इसको आधा कर दें, अगर इसको हम आधा कर दें, ये देखिए ऐसे आधा कर दें तो ये 45 हो जाता है। तो 45 वो एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, और 45 जब एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो कितना होगा? यहाँ पे आएगा, देखिए यहाँ पर है ना, यहीं पे आएगा 45 डिग्री। अब क्या बोला है?
इन द एंटी क्लॉकवाइज एंड देन अनदर 180 डिग्री इन द सेम डायरेक्शन, फिर वो उसी डायरेक्शन में, यानी एंटी क्लॉकवाइज ही 180 डिग्री जाता है। अब 180 डिग्री क्या होता है, एकदम सीधा लाइन होता है ना, 180 डिग्री एकदम कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा, एकदम ये इधर चला जाएगा यहाँ पे, है ना। एंड देन 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, अब 45 डिग्रीज क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाता है। क्लॉकवाइज का मतलब ऐसे होगा या ऐसे, ऐसे होगा, इस तरह क्लॉकवाइज। अब 45 मतलब यही होगा 45 डिग्री ईस्ट की तरफ, है ना। अब बोल रहा है, ध्यान रखिए, अब बोल रहा है कि विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ। अब जो है, अच्छा किस डायरेक्शन में वो फेस किया हुआ है। अच्छा बात को ध्यान से समझिएगा, कौन से डायरेक्शन में फेस किया हुआ है। आप पहले इसका आंसर देंगे कि ये क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। अगर ये फेस करे देखा जाए तो फेस तो इधर किया होगा, ये फेस तो इधर किया होगा, तो आंसर वेस्ट होगा क्या। लेकिन अगर दूसरे तरीके से इसको देखा जाए तो अगर देखा जाए दूसरे तरीके से, एक क्वेश्चन को वेरीफाई करते हैं एक बार, है ना, क्वेश्चन के आंसर को वेरीफाई करते हैं। मान लीजिए यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि ईस्ट की तरफ उसका पोजीशन है, विभूति इज स्टैंडिंग फेसिंग ईस्ट, ईस्ट की तरफ अगर पोजीशन है मान लेते हैं। अगर मैं मान लूँ कि यहाँ पर कुछ डाउट अगर क्रिएट हो रहा है, तो अगर इस तरह से करूं, अगर हो सकता है यहाँ पर अगर डाउट हो रहा हो, तो इस तरह से अगर मैं करूं, क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, ईस्ट की तरफ अगर फेस कर रहा है, ठीक है, सी टर्न्स 45 डिग्री इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। अब हम खाली एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज लिख लेते हैं। तो एंटी क्लॉकवाइज कितना है, एंटी क्लॉकवाइज वो है 45 डिग्री, ठीक ठीक। और क्या बोल रहा है, एंड देन अनदर 180 इन द सेम डायरेक्शन, फिर 180 यानी एंटी क्लॉकवाइज 180 फिर घूमता है। अब क्या बोला है, एंड देन 45 डिग्रीज इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन, फिर क्लॉकवाइज घूमता है कितना, 45, कितना देख लीजिए, हाँ 45। अब बोला है कि विच डायरेक्शन सी इज फेसिंग नाउ, अब किस डायरेक्शन को वो फेस कर रहा है। तो देखिए एंटी क्लॉकवाइज से क्लॉकवाइज को काट दीजिए, 45 से 45 को काट दीजिए, बचा कितना, बचा 180। अब 180 जब बता तो ईस्ट से 180 डिग्री घूमिए, ईस्ट से 180 डिग्री घूमेंगे तो क्या आएगा, वेस्ट हमारा आंसर आएगा। भाई 180 डिग्री से, भाई 180 डिग्री घूमेंगे ईस्ट से तो क्या आएगा, आप देख लीजिए, ईस्ट से 180 डिग्री घूमेंगे तो 30 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ आएंगे, और फिर उसके बाद 90 डिग्री घूमेंगे तो यहाँ आएंगे। देखिए ये 90 डिग्री है, फिर उसके बाद 90 डिग्री और घूमेंगे तो यहाँ आ जाएंगे। तो यानी हमारा आंसर क्या होगा, वेस्ट होगा। इसका मतलब बिल्कुल यहाँ पर हमारा आंसर बिल्कुल सही आ रहा था, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाँ, ये बात अब क्लियर हो चुकी है। अब ध्यान रखेंगे, उम्मीद है ये बात सब समझ में आ गई होगी। दोनों तरीके से जो तरीका आपको बेहतर लगे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं, उस क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू ऑल।